7 दिसंबर 1943 इतिहास का वह आखिरी दिन कि जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा लिए बदल जा रहा है। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप के अंदर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची जो सूरज निकलते ही ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद अपने लॉन्ड्री कलेक्शन के काम में लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 को डॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है जो कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी एक आदमी अपनी सर्विस में सुनना नहीं चाहेगा। वे फ़ौरन बाहर निकलता है और देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि पूरा आसमान जैपनीज एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही यूएसए की नेवल बेस पर ऐसे अटैक्स किए जाते हैं कि मानो जैसे उस जगह क़यामत आ गई हो, क्योंकि जैपनीज एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन शिप्स को चुन चुन कर एक एक करके तबाह करना शुरू कर दिया था। ये हमला यूएसए की बेस पर किया गया था। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा जापान ने क्यों किया और क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स अटैक्स किए, जिसकी वजह से 2,60,000 लोगों की डेथ हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी कहानी शुरुआत होती है 1941 में कि जब अमेरिका चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। जी हाँ, वही चाइना कि जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरीके से न्यूट्रल लेना चाहता था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को और यूरोप को बिल्कुल इस जंग से अलग रखना चाहता था। पर एक ऐसी कंट्री थी जो अमेरिका को परेशान कर रही थी और वो कंट्री थी जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस कम होने की वजह से जापान अपने आसपास के मुल्कों पर कब्जा कर रहा था ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस को कंप्लीट कर सके, उसकी डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े इलाकों पर जापान अपना कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में मौजूद जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन पर भी जापान की नज़र थी। पर मसला यह था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ का जापान को किसी दूसरे कंट्रीज़ पर हमला करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने 1941 में जापान को ऑयल देने से मना कर दिया। जापान के पास ऑयल नहीं था और जापान अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल अमेरिका से ही लेता था। अमेरिका ने जापान के आगे ये शर्त रखी कि पहले उसको अपना कब्ज़ा चाइना से हटाना होगा, उसके बाद उसको ऑयल मिलेगा। जापान के लिए ये काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ अगर जापान अपना कब्ज़ा चाइना से हटा लेता तो पूरी दुनिया ये कहती कि जापान ने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के आगे घुटने टेक दी, और दूसरी तरफ ऑयल था जिसकी वजह से जापान का होल्ड कमज़ोर हो रहा था। जापान ने फैसला किया कि वह चाइना से अपनी फोर्स नहीं हटाएगा और अंदर ही अंदर जापान ने एक प्लान बनाया कि वो इंडोनेशिया पर हमला करेगा। बट ये काम इतना आसान नहीं था। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले फिलीपींस पर हमला किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को पता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसी टाइम ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस जो कि जापान के ऊपर हमला करके जापान को हरा सकती है। लेकिन अब जापान के पास ऑयल रिजर्व्स ख़त्म होते जा रहे थे और जापान के पास हमला करने के अलावा कोई और सा ऑप्शन नहीं था। जापान ने फैसला किया कि वो फिलीपींस पर नहीं बल्कि अमेरिका की नेवल बेस पर हमला करेंगे ताकि उसके बाद जापान फिलीपींस पर आसानी से कब्जा कर सके। जापान अब पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी में लग जाता है। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी जिसमें 2 बैटल शिप्स और 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 440 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की ओर रवाना किया गया। दूसरी तरफ खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 39 एंटी एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी। जापान ये अटैक हर तरीके से सीक्रेट रखना चाहता था। जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि वे हमले से पहले किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापानीज फौज जब पर्ल हार्बर से 370 किलोमीटर दूर होती है और वहीं से ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया जाता है हमले के लिए। यह वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर पर 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला करते हैं। अमेरिका जो इस हमले से बिल्कुल अनजान था। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया और ये हमला 35 मिनट तक चलता रहा।
और फिर वापस चले गए। पहले तो ऐसा लगा कि शायद हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद दूसरा ग्रुप आया और उसने बमबारी की, जिसकी वजह से बची हुई नेवल बेस तबाह हो गई। पूरे घंटे और 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा। इसी दौरान एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची भी था। ये शायद कि जब तक वो बावर्ची बाहर आता, एक जैपनीज़ 2 फ्रीडम मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन के साथ साथ बहुत से ऑफिसर्स भी जख्मी हुए। लुरिस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जैपनीज़ एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जैपनीज़ एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। टॉमस व्हीलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया था। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 1 घंटा और 15 मिनट हमला करने के बाद जैपनीज़ एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, बट वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन ही जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उसके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को रिस्टोर करने में लगा रहा। इस हमले के 4 महीने बाद अमेरिका ने भी जापान पर वैसे ही हमला किया कि जैसे जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापानी कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात शुरू कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला पहला हमला था और इसके बाद अमेरिका नहीं रुका। 4 साल तक अमेरिका और जापान की लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो अमेरिका के सामने फिर भी सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ एक ऐसा हमला किया कि जो कि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पर एक बोइंग B-39 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज़ में 4400 kg वजनी एक लिटिल बॉय नामी बॉम्ब था, जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया एटलीस्ट 43 सेकंड बाद। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायर बॉल ज़मीन से आसमान की तरफ गया, जिसने ज़मीन पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया था। अभी जापान कुछ सोचता कि 3 दिनों बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान की सिटी नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। यह मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 kg वजनी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से मिटा डाला। ये वे पहले 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे थे कि जो इंसानों पर इस्तेमाल किए गए। एक रिसर्च के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में 2,60,000 लोगों की डेथ हुई थी। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। इसी के साथ वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो चुका था। मैं फरदीन और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।